नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई अगर किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसमें 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की गई हो, हम उसमें 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना या कह सकते हैं आप मैक्सिमम फ्लक्स का 3/2 गुना होता है। ठीक, और जो स्पीड होती है वो कैसे हमने बताया था, वो जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो बस आज उसी को हम प्रूफ करके देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना कैसे होता है और सिंक्रोनस स्पीड कैसे होती है। तो भाई वीडियो में हमारे साथ लगे रहिए। ठीक, और आप नए हैं चैनल पे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो। ठीक, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगता है, आप सभी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए एट टाइम टी पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि देयर आर 3 इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। ठीक, 3 इंस्टेंटेनियस फ्लक्स मिले थे हमें एट टाइम टी पे। क्यों? क्योंकि हमने भाई 3 फेज बैलेंस सप्लाई दी हुई थी। कह सकते हैं कि एक एक फेज की 3 सप्लाई हमने दिया था उस मोटर में, इंडक्शन मोटर में। ओके, तो ये कौन सा था, phi 1, phi 2, phi 3 इस प्रकार से हमें मिले थे। और आप जानते हैं अगर 3 फेज बैलेंस सप्लाई दी गई है तो जाहिर सी बात है अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंडिंग किया गया तो सभी बाइंडिंग एक दूसरे से कितने फेज अंतराल पे होंगी, 120 पे। और हमारी जो 3 फेज मतलब उसमें जो फ्लक्स होंगे, सेटअप होंगे, वो भी कितने होंगे, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का आप ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे से 120 फेज अंतराल पे आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये देखिए आप वेक्टर डायग्राम देख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये phi 1 आपका है, ये phi 2 है, ये phi 3 है, और ये सभी एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं। ये हमेशा आप अपने माइंड में लेके चलिए भाई कि इनके बीच का जो कोण है 120 है, इनके बीच का जो कोण है 120 है, इनके बीच का जो कोण है 120 है। ठीक, ओके, तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट फ्लक्स। तो भाई रिजल्टेंट फ्लक्स निकालने के लिए हमें, अब देखिए ये सभी वेक्टर हैं तो हम इनको डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते हैं। हमने वेक्टर में पढ़ा होगा 10th या 12th में, जितने भी क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई वेक्टर निकालने के लिए हमें 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल। फिर दोनों को हम पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इजीली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो phi 2 और phi 3 दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे आपको ये phi 2 दिख रहा है, ये phi 3 दिख रहा है, ये क्या है, ये तो ना तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना तो वर्टिकल। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल में निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल निकालेंगे वेक्टर फॉर्म, और इनका वर्टिकल में, और फिर हम टोटल निकाल के इनका रिजल्टेंट इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम इस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये क्या है, 120 है, आपको याद रहना चाहिए भाई। प्रत्येक ये कोण क्या है, 120 है, ये भी कोण कितना है, 120 है। ओके, ये 120 है, ये भी कोण कितने हैं भाई, 120 हैं। ये तो भाई बिल्कुल आपको वैल्यू याद होनी ही चाहिए, पता होना चाहिए। 3 फेज बैलेंस सप्लाई में 120 अंश का फेज अंतराल होता है। ओके, देखिए ये कोण पता है कितना है, दिख रहा है 90 अंश, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश। ऑब्वियसली बात है भाई, 30 अंश। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 अंश। इतना तो पता होगा, ये कितना होगा, 60 अंश। ओके, अगर ये देखिए ये कोण कितना है, 120 है। ओके, और ये इतना कोण 60 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा भाई, 60 अंश होगा। बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं 60। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लेके 90 अंश है, और यहाँ से हमने निकाला 60, तो यहाँ का कोण कितना होगा, 30 अंश। ओके, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखने वाले हैं भाई। देखिए अब हमें इस कंपोनेंट्स का, इस इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का हमें यहाँ पे घटक मिल सकता है, ठीक, जिसे हम वर्टिकल घटक कहेंगे। यहाँ पे हम इसका वर्टिकल घटक निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये कोण 30 अंश है, और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे तो ये 19 डिग्री होगा। अब 90 अंश के जस्ट सामने वाला जो कोण होता है, अगर कोण बना हुआ है तो ये रेखा कौन सी कहलाती है, आधार रेखा। 90 अंश के जस्ट सामने वाला कौन सा, ये रेखा होगी आधार, और ये लंब होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, phi 3 cos
30। ओके, इस तरह से आ जाएगा फाई 3 cos 30। ओके, अब देखिए, अब हम ये यहाँ से अगर एक रेखा वैसे लंब डालें तो देखिए ये कोण कितना है आपका 60 अंश हमने निकाला था, ये कोण कितना है 60 अंश। तो देखिए 60 अंश और यहाँ से हम लंबवत डालेंगे ये 90 अंश, जस्ट सामने ये जो रेखा मिलेगी आपको ये आधार होगा, तो यहाँ का कंपोनेंट्स क्या आएगा फाई 3 cos 60 अंश। समझ में आ रही बात, ये क्या होगा फाई 3 cos 60 अंश। ओके, अब देखिए, अब बचा ये फाई 2 वाला, इसी तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक, फाई 2 का इसी तरह हम निकाल सकते हैं, यहाँ लंब डाल दिए। अब ये बीच का कोण जो है यहाँ पे ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा फाई 2 cos 30 अंश। इसी प्रकार हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से लंब इस तरह से डाल सकते हैं, ये बीच का कोण 60 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, लंब डाल दिए, ये हो जाएगा फाई 2 cos 60 अंश। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए हम करेंगे क्या, अब देखिए हम निकालेंगे टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो देखिए एक तो ये है आपका, एक ये निकल गया, और देखिए ये किधर है, ये किधर है। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या है उल्टे साइड में है, इस डायरेक्शन में है, तो हम इनको ऐड तो करेंगे लेकिन इनके आगे हम माइनस लगा के, ठीक, हमें इस तरह से टोटल मिलेगा। इसी प्रकार हमारा जो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा, ठीक, टोटल वर्टिकल जो कंपोनेंट्स होगा वो कितना होगा, टोटल वर्टिकल, देखिए टोटल वर्टिकल ये है आपका, और ये है वर्टिकल टोटल, ये है, ये उल्टे डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और बाकी इसका तो कोई भी वर्टिकल में नहीं डिवाइड हुआ, तो फाई 1 एक तरह से 0 है, फाई 1 का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए हमने निकाला टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फाई 1, फिर ये दोनों माइनस में लिखे हैं, फिर यहाँ पे ऐड कर लिए हैं भाई। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो देखिए ये फाई 1 क्योंकि 0 था, उसका तो वर्टिकल कोई नहीं था, सॉरी हम वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन ये फाई 3 cos 30 था, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में था, फाई 2 का उल्टे डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है ना, फाई 2 का उल्टे डायरेक्शन में था, इसलिए हमने इसे माइनस लगा के लिखा है। ओके, आप नोट डाउन किए होंगे, आप ग्राफ बनाए होंगे, तो आप देख के बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं इसे। अब देखिए हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये इतना अब आगे बढ़ाइए आप। देखिए क्या हुआ, ये हमने क्या किया, माइनस cos 60, इसमें भी है माइनस cos 60, इसमें भी माइनस cos 60 है, तो हमने कॉमन ले लिया बस माइनस cos 60, तो ये आ गया फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 2 और फाई 3 का मान रख देंगे, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का मान क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, फाई 1 बराबर फाई 1, इस तरह से हम फाई 2 का ये मान और फाई 3 का ये मान यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे भाई। तो ये आ गया आपका, ये फाई 1 का हमने यहाँ मान रखा, फाई 2 का मान इस तरह से रखा। अब देखिए इसमें फाई एम यहाँ पे है, फाई एम यहाँ पे है, हम तो कॉमन ले लेंगे बस, तो ये फाई एम कॉमन हो गया। तो देखिए ये क्या है, ये साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120, ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है भाई ये। ठीक, देखिए ये सूत्र है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कहने का मतलब ये जो माइनस वाला है इसको हम बी बना के लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस बी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस बी, जब यहाँ बीच में प्लस हो। ठीक, अगर यहीं बीच में माइनस हो जाएगा तो हम माइनस वाले को क्या लिखेंगे, साइन। ठीक, यहाँ जब बीच में माइनस हो जाएगा तो हम माइनस वाले के साइन लिखेंगे, ये तो सूत्र आपको याद होगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो देखिए फिर वही हम कर देंगे बस काम। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, या साइन सी प्लस डी का इसमें भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 120, इस वाले पहले वाले सूत्र के अनुसार। ओके, अब देखिए 120 अंश का मान जो होता है -1/2 होता है। ठीक, 120 अंश का मान -1/2 होता है, आप इतना कर सकते हैं। फिर देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचा कितना, इतना बचा भाई। ठीक, ये इतना बच गया। ठीक, उसके बाद आगे क्या है आपका, ये आ गया फाई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, हम यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया। इस तरह से हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मिला, या हॉरिजॉन्टल जो टोटल फ्लक्स एक तरह से जो मिला है वो कितना मिला, 3/2 फाई एम, सॉरी यहाँ पे फाई नहीं होगा, फाई एम होगा। ठीक,
ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ये फाइम होगा भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम वो वर्टिकल का निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली। ठीक, देखिए ये है आपका वर्टिकल। ओके, वर्टिकल को हमने यहाँ पे कॉस कॉमन ले लिया, ये कॉस 30 है, ये कॉस 30 है, कॉमन ले लिया, तो यह 5/3 माइनस 5/2। अब 5/3 और 5/2 का यहाँ पे वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे भाई। तो देखिए 5/2 और 5/3 का हमने वैल्यू इंक्लूड कर लिया। ये 5/2 मैक्सिमम फाइम साइन ओमेगा टी प्लस, ये इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, बीच में अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो मतलब ये कौन सा सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया। तो जो माइनस, जैसे ए माइनस बी लिखा है, तो हम यहाँ पे वो जो माइनस बी, तो बी वाला टर्म हम साइन में लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहीं प्लस होता तो ये बी वाला टर्म हम किस में लेते हैं, माइनस वाला टर्म हम कॉस में लेते हैं। ठीक, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये मतलब कहने का मतलब इसका सूत्र क्या टूट गया, 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन 120। साइन 120 अंश का मान यहाँ पे हम रखेंगे, तो साइन 120 अंश का मान कर्णिम 3/2। ओके, कर्णिम 3/2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और कर्णी में 3 कर्णिम 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, ये 2 से ये 2 मतलब 3/2 एक तरह से आ गया। कितना आया, ये हमारा वर्टिकल जो है कितना आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट्स एक तरह से निकालें तो हमारा कितना आ गया, मैक्सिमम फ्लक्स 3/2 cos ओमेगा टी। ठीक, बस हमारा सब कुछ अब सॉल्व हो गया। अब देखिए एक तरह से हमें क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी मिल गया और वर्टिकल कंपोनेंट्स मिल गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब देखिए पैरेललोग्राम मेथड यही है कि अगर दो कोई दिए हुए हैं, दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इस तरह से और इस तरह से हैं, तो उनमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल रेखा खींचेंगे, यहाँ से एक पैरेलल रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे ये, तो ये जो होगा यही रिजल्टेंट होता है। और इसका जब मान निकाला गया, इसका रिजल्टेंट जो होता है कितना होता है, 5r अंडर रूट में ये जो इसका स्क्वायर मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ये कर देंगे भाई आप। ठीक, स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मान रखिए इसका, ये मिला है आपको क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितना मिला है, 3/2 फाइम साइन ओमेगा टी, और फिर वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको क्या मिला है, 3/2 फाइम कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3/2 फाइम, यहाँ से 3/2 फाइम आप कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एक तरह से ये किसका सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रख देंगे आप। फिर देखिए आपका ये रिजल्टेंट मिल गया, ये 1 हो गया, बस यही 3/2 फाइम। ठीक, या तो आप इसको लिख सकते हैं 2.5 फाइम। ठीक, ये रिजल्टेंट फ्लक्स आ गया आपका। रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स का क्या होता है, 1.5 गुना होता है। ओके, अब देखिए ये क्या है, थीटा है। अब ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, इसका मतलब ये जो फ्लक्स है, मैग्नीट्यूड है, ठीक, ये किस गति से घूम रहा है। आप प्रवणता सुने होंगे, हिंदी में से प्रवणता कहते हैं। प्रवणता मतलब क्या होता है, वो जो मतलब यहाँ से हॉरिजॉन्टल से जो कोण बना रहा है, इसकी जो गति है, ये किस गति से घूम रहा है। तो आप tan थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था वर्टिकल कंपोनेंट्स बटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक, 5v/5h, तो 5v का मान हमने जैसा निकाला है, यहाँ पे है वर्टिकल कंपोनेंट 3/2 फाइम कॉस ओमेगा टी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3/2 फाइम साइन ओमेगा टी। ये 3/2 फाइम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, कॉस ओमेगा टी। ठीक, अरे सॉरी कॉट ओमेगा टी, ये है ना, ये कॉस ओमेगा टी बटे में साइन ओमेगा टी इक्वल टू कॉट ओमेगा टी। आप इस कॉट ओमेगा टी को लिख सकते हैं tan 90 माइनस ओमेगा टी। अब ये tan जो है भाई हट जाएंगे, मतलब जानते हैं आप, यहाँ tan होगा तो यहाँ भी tan होगा, तो tan आपस में हट जाते हैं, तो ये थीटा इक्वल टू आ जाता है 90 माइनस ओमेगा टी। अब ये थीटा यही है, देखिए ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 90 माइनस ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πf/t, या थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 2π। अब ये f क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी।
और ये एफ बराबर होता क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, यही है पी एन एस 120 इंटू टी। ये पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, ठीक, एन क्या है, ठीक, यही आपका एन जो है सिंक्रोनस स्पीड। यहीं से हमें ज्ञात होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसकी गति क्या होती है भाई, सिंक्रोनस स्पीड। अब इसमें आप जैसे कि जहाँ पे टी है इस वाले में ये जो है आया है आपका थीटा, यहाँ पे अगर आप रखेंगे टी की जगह पे जैसे वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी गति जो है क्या होगी, ठीक। तो आपको ये जो है यहाँ पहलू मतलब आप 0 रख के देखिए, फिर 90/ओमेगा, फिर 180/ओमेगा रख के देखेंगे तो ये जो आर वाई वी फेज सीक्वेंस में सप्लाई दिया गया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमता हुआ मिलेगा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमता हुआ मिलेगा इस तरह से, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बस यही आपको बताना था। बाकी भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय, टेक केयर।